Hello everyone. Yes, good morning to all of you. Today Good we are going to morning. discuss this. Yes, today we are going to discuss this module. जो यूनिट और डायमेंशन हम लोगों ने लर्न किया है, उसी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. और आपने ट्राई किया होगा, डेफिनेटली किया होगा. आपके पास ये इसका कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, तो आप उसको भी पैरेलल ओपन कर सकते हैं. और पहले आपके जो डाउट्स होंगे हम लोग उसको कैच कर लेंगे. फिर इसके बाद मैं आपको जनरल कुछ पॉइंट्स बता दूंगा. सो एक्सरसाइज 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी. स्टिल किसी को एक्सरसाइज 1 से कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो. और अगर सभी ने कंप्लीट कर लिया है तो हम लोग एक्सरसाइज 2 पे चलेंगे. इसको मैंने आपको ब्रीफ पे बताया भी था एक बार, इन केस यू रिमेम्बर. Can you see exercise 1 on your screen? And if you have any doubt, तो आपको क्वेश्चन नंबर बोलना है कौन एक्सरसाइज 1 में आपको डिस्कस कराना है. सर क्वेश्चन नंबर 16 एक बार बता सकते हो आप? Yes, sir. आपने पूछा व्हेन विल वी गेट हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी रेडी हो रहा है. एज सून एज रेडी हो जाएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा. सो अभी हम लोग फर्स्ट की बात, क्वेश्चन नंबर 30 बताना है और 16 बताना है, ठीक है. सो पहले हम लोग 16 के बारे में बात कर लेते हैं. 16 आप देख पा रहे हो, आपकी स्क्रीन पर है. ये बोलता है कि a physical quantity is measured and the result is expressed as NU, where U is the unit used and N is the numerical value. हम लोग जानते हैं कि numerical value और unit के multiplication की बात कर रहे होते हैं. और किसी physical quantity को हम लोग NU के टर्म में लिखते हैं. If the result is expressed in various units, then आपको कैसे बोलना है कि n इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये कांस्टेंट रहता है. आपको याद होगा जब हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखा था, यू रिमेंबर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट. तो जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स थे, एज पर दैट हम लोग n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 बोला करते थे. ये इसी को सॉल्व करके आप कैलकुलेट करते थे. पॉइंट इज एन और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है. तो जब कभी किसी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है तो उस समय ये लिख लेते हैं कि एन इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यू. सो ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल होता है, प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट होता है. ये आप जानते होंगे कि अगर दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब है वो इनवर्सली रिलेटेड है, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो. सो डी ऑप्शन को हम लोग मार्क करेंगे. ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट है. अगर आपको इसका डाउट आया है तो जब कभी आपको ऐसा मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, आगे हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, जहाँ पर एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, सी एक कांस्टेंट है. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक्स और वाई में रेसिप्रोकल का रिलेशन चल रहा है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल और प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स. तो सिंपल मैथमेटिक्स था. एनीवे, अगला जो आपने 30th बोला है, मैं 30th पे आपको लेके चलता हूँ. क्वेश्चन नंबर 30th. अच्छा, ये 30 आपको क्यों नहीं आया होगा मैं समझा, क्योंकि इसमें आर सी बी बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं. सो मैं आपको अभी बता देता हूँ, और फ्यूचर में जब ये चैप्टर में आएगा तो आप इजीली इसको कैच कर ले जाएंगे कि क्या होने वाला है. यहाँ पर एल आर सी वी ऐसे नोटेशंस होंगे जिससे आप प्रोबेबली यूज टू नहीं होंगे पूरी तरह से. कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं. सो जो 30 आपसे नहीं आया वो बिकॉज ऑफ कि वो सिंबल्स के बारे में आपको नहीं पता था. बट वो सिंबल आप ओवर द टाइम लर्न करोगे. अभी के लिए अगर आप लर्न करना चाहते हो, हाँ, तो ये जो आपने बताया एग्जैक्टली वैसे ही कुछ है. एल फॉर इंडक्टर है, इंडक्टेंस कहते हैं. आर फॉर रेजिस्टेंस है, सी फॉर कैपेसिटेंस है, वी फॉर वोल्टेज है और पोटेंशियल डिफरेंस है.
अब ये क्वांटिटीज हैं, इनको सबको हम लोगों ने को पढ़ना है, सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। तो बाय द टाइम आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि डिस्टेंस, टाइम, मास, जैसा आप इसके साथ फील करते हो उनके साथ ही फील करोगे ओवर द टाइम। अभी के लिए क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता होगा। सो कैपेसिटेंस का, इसमें आपको इंडिविजुअल का सबका फॉर्मूला चाहिए होगा, तो आपने लिस्ट देखा होगा, उसमें उनके रिलेशंस वगैरह दिए होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। Q का मतलब होता है चार्ज, ये नाम आपने सुना होगा। सो Q और CV आपस में रिलेटेड होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो L अपॉन R होता है, हाउ टू राइट इट, e raised power L अपॉन R। L फॉर इंडक्टेंस होता है। सो अपॉन R का जो डायमेंशन आएगा, इसको आप याद रखो, ये बहुत पॉपुलर डायमेंशन है। मैं डायरेक्टली आपको यही फॉर्मूला बता रहा हूँ, L अपॉन R का डायमेंशन। इसका जो डायमेंशन आता है वो टाइम के बराबर आता है। अब ये कैसे आता है, उसके लिए फिर आपको L सीखना होगा, R सीखना होगा, दोनों सीखने होंगे, और ये हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी RC लिखा मिले, RC, ये भी टाइम के डायमेंशन के बराबर होता है। सो RC का प्रोडक्ट टाइम के डायमेंशन के बराबर होता है। L अपॉन R जो रेशियो होता है वो भी टाइम के डायमेंशन के बराबर होता है, और Q इसके बराबर होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको C जानने की जरूरत नहीं है, L जानने की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। L अपॉन R इसको एक तरफ कर लीजिए, और 1 अपॉन C भी एक तरफ कर लीजिए। L अपॉन R की जगह क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनली। L अपॉन R की जगह डायमेंशन ऑफ चार्ज लिख सकते हैं Q, सॉरी L अपॉन R किसको बोला मैंने, टाइम को बोला। सो L अपॉन R को आप टाइम लिख सकते हो, और इसको 1 अपॉन चार्ज लिख सकते हो ना। ये तो सभी को पता होगा कि एक करंट डिफाइन किया जाता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, दैट्स व्हाट इट इज। तो ये T बाई Q है, तो ये 1 अपॉन करंट है, और 1 अपॉन करंट को हम लोग एम्पियर में लिखेंगे। सो 1 अपॉन A डायमेंशनली। सो इसका जो है रिलेशन आ जाएगा A इनवर्स आ जाएगा, A फॉर एम्पियर। सो यू जस्ट कॉपी दिस एंड डोंट बॉदर कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहे हैं। अब आपके पास क्या पॉइंट हो गया लर्न करने के लिए, कि ये कुछ फॉर्मूलेज आपके पास आ गए। डायमेंशनली L अपॉन R का डायमेंशन टाइम होता है, R बाई C का डायमेंशन टाइम होता है, Q का डायमेंशन, Q का तो ये फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू CV होता है। अब यहाँ से आप C का भी डायमेंशन निकाल सकते हो एट होम, R का भी डायमेंशन निकाल सकते हो एट होम, और आप L का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। एक और पॉपुलर फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V बाई R, ओम्स लॉ, ये आप जानते होगे, इसको भी आप यूज कर सकते हो। चार्ज इज इक्वल टू I इंटू, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। तो यहाँ पे टाइम था, चार्ज था, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो Q बाई टी बचेगा नीचे, और Q बाई टी की वैल्यू I हो जाएगी। सो हम चार्ज को करंट इंटू टाइम लिख सकते हैं, और करंट को टाइम बाई चार्ज लिख सकते हैं। तो ये 30 को आप सिंपली से फॉर्मूलास नोट कर लीजिए, फ्यूचर में आप लर्न कर लेंगे। और अभी भी आपको काफी कुछ आइडिया मिल गया है। तो अगर आपको टेस्ट पेपर में दिया जाएगा तो फिर आप इतना जरूर याद रखिए कि L बाई R का डायमेंशन टाइम होता है, RC का डायमेंशन टाइम होता है, बहुत फायदा करेगा आपको। नेक्स्ट up after 30 you are asking 33. Okay, so let's come to the 33. Question number 33 पर आते हैं। The SI unit of length is meter. Okay, we know that. Suppose we adopt a new unit of length. Okay, which
इक्वल्स टू x मीटर, तो आपने x मीटर यूनिट पकड़ लिया है। द एरिया 1 मीटर स्क्वायर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट हैज अ मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम यूनिट बदलते हैं सो उस यूनिट को बदलने से कोई नया वैल्यू कितने के अमाउंट के बराबर आता है। सो अपने को कॉमन सेंस यूज करना है। हमको पता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्जन जानते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट इज मीटर एंड सेकेंड यूनिट क्या यूज करना है? सेकेंड यूनिट हमको करना है एक्सएम, एक्स मीटर। तो ये हमारे यूनिट्स हो गए। फर्स्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है उसको हम यूज करेंगे, सेकंड की न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे, उसको भी यूज कर लेंगे। अच्छा, एरिया की बात करना है तो n1 अपने को कितना दिया गया? 1 मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट थी वो लेंथ की थी, यू नो दैट। अब अपने को एरिया की यूनिट निकालनी है, तो एरिया की यूनिट में हम लोग लेंथ का स्क्वायर करते हैं। तो ये फर्स्ट है 1 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स u1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को n2 चाहिए। सो हमारे पास आइडिया क्या है? हमारे पास रूल ये है कि n1 और u1 वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अगर हमको मीटर स्क्वायर पे जाना है तो u1 को हम मीटर स्क्वायर बोलेंगे और इसको xm का स्क्वायर बोलेंगे। हम एरिया की यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले जो मैंने लिखा था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अगर लेंथ से हमको मीटर स्क्वायर एरिया पे जाना है तो स्क्वायर करना होता है। अब हमारे पास रूल है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब इसको क्या केयरफुली वॉच कीजिए, अगर आप कोई कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप गलत भी हो सकते हैं। So there is a rule formula, we need to simply follow that formula, you'll get your answer. अपने को n2 चाहिए। n1 कितना है? 1। u1 कितना है? मीटर स्क्वायर। n2 कितना है? पता करना है। हाउ मच u2? u2 भी x m का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So n2 will come out to as 1 meter square divided by x square m square. नो यू नो कि मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अपने पास कितना बचेगा? n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन x स्क्वायर। देयर विल बी 4 ऑप्शंस, एक ऑप्शन ऐसा जरूर होना चाहिए, वही अपना आंसर हो जाएगा। सो नए स्केल पर जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी 1 अपॉन x स्क्वायर। जब डी ऑप्शन को मार्क कर दोगे। आप इसको केयरफुली वॉच कीजिए, अगर अभी भी आपको नहीं समझा मैं रिपीट कर सकता हूँ। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपने को करना होता है, और बहुत सिंपल वे है। आप पहला यूनिट लिखो जिसका बोला गया है, सेकंड यूनिट लिखो, फर्स्ट की वैल्यू लिखो, सेकंड की वैल्यू आपको पता करनी है। यू जस्ट से कि n1 u1 is equal to n2 u2. Simplify it, you'll get your answer back. Sir, Okay, so that was question number 33. Yes. 35 sir, question. Question number, you can write it in the chat box. Maybe 35. 37 पकड़ लो। 35 you want to say? Yes sir. I'm not sure whether, okay, you are saying 35, so 35 is here. Sounds good. If you are getting it, that's purpose. Sure, you are writing. I don't have the module in PDF form. Was it sent in the group? Yes, it was sent in the group. I'm again sharing it if you don't have it in the group, so you can take from the group. एक काम और कर लीजिए आप लोग। मैंने आपको एक लिंक भेजा हुआ है, व्हाट्सएप पे नहीं, टीम्स पे। मैं इसको बोल देता हूँ। टीम्स पर मैंने कुछ चैट में देखेंगे आप, जनरल चैट पर। सो वहां पर मैंने आपको एक लिंक भेजा हुआ गूगल क्लास का, गूगल क्लासरूम। आप उस चैट को रीड कीजिए। 2-3-4 दिन पहले भेजा था जब आपने बोला था कि बुक्स का PDF वगैरह दीजिए। सो एवरीबडी शुड ओपन दैट लिंक, या फिर आप गूगल पे जाकर के क्लासरूम टाइप कीजिए तो गूगल क्लासरूम खुल जाएगा। वहां पर आपको बैच कोड मांगेगा, तो मैंने बैच कोड भी शेयर कर रखा है। बैच कोड, उस बैच कोड को जैसे ही डालेंगे तो आपको जेई मेन की जेई का जो क्लास है अपना 2023 बैच, वो खुल जाएगा। वहां पर आपको सारा मटेरियल एक साथ मिलेगा। उस पर सारा मटेरियल एक साथ मिलेगा,
उस पे आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसको भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। इसके बाद मॉड्यूल भी उस पे अवेलेबल है, बुक्स भी उस पे अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो भी मैं उस पे अपलोड कर दूंगा। सो यस, आपको इसी चैट पे डाला गया है, अपने वेद नारायण ने भी शेयर किया है द सेम थिंग। द लिंक हैज बीन शेयर्ड बाय वेद नारायण। ये मैंने आपके साथ शेयर किया, जो लास्ट में बैच कोड लिखा हुआ है दैट इज FKFSERD, उसको आप डालेंगे तो सारा कुछ इस पे मिल जाएगा, PDF फॉर्म में मॉड्यूल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी देयर। आगे चलकर हम लोग DPP करेंगे तो जो DPP वगैरह कलेक्शन है सारा कुछ उसी पे मिलेगा। सो दिस विल बी सिंगल पॉइंट जहाँ पर ऑल मटेरियल ऑफ फिजिक्स विल बी अवेलेबल। क्योंकि होता क्या ना, व्हाट्सएप पर कभी पोस्ट इधर चला गया उधर चला गया, आपने डाउनलोड किया नहीं मिला, ये सब वो सब, यहाँ पर यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर, राइट? सो कॉपी दैट लिंक। अच्छा, मैं आपको क्विकली शेयर कर देता हूँ वो, एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ इन केस किसी के पास पेपर नहीं है, ये PDF फॉर्म नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखिए गूगल क्लास से आप उसको कॉपी कर लीजिए। Okay, now I am on question number 35. It says, given that v is a speed, ये भी फॉर्मूला पढ़ने वाले हो, फिर देखेंगे v क्या कर सकते हैं। v is a speed, r is a radius, g is a gravity constant, और which of the following is dimensionless। इसने बोला कौन सा ये ऑप्शन जो है डायमेंशनलेस है। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सभी का डायमेंशन चेक करना होता है। इसका फर्स्ट का डायमेंशन निकालिए, सेकेंड का कैलकुलेट कीजिए, थर्ड का कैलकुलेट कीजिए, फोर्थ का कैलकुलेट कीजिए, और जिसका डायमेंशन सब में M0 L0 T0 आ जाएगा तो वो अपना आंसर हो जाएगा। सो इसको आपको टेस्ट और ट्राई करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, देयर इज नो अदर वे और दैट्स देयर इज नो अदर शॉर्टकट वे। सो यू कैन डू दैट। एनीबॉडी कैन गेट आंसर कि कौन किसका डायमेंशन ले सकते हैं ABCD में से। आप लोगों ने निकाल लिया होगा, और आप डायमेंशन निकाल सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक फॉर्मूला tan थीटा, आगे आप पढ़ोगे tan थीटा इंक्लिनेशन का फॉर्मूला होता है v² डिवाइड बाय RG। इसका हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। तो फिर आपको हर एक पॉइंट का डायमेंशन निकालना नहीं पड़ेगा, फिर आपको कर बैंकिंग एंगल, यस गुड। सो बैंकिंग एंगल थीटा जो होता है v²/RG होता है। अब आप देखो ना, v²/RG tan थीटा के बराबर है। sin थीटा tan थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, वो डायमेंशनलेस होते हैं, तो tan थीटा इज अ डायमेंशनलेस। इसका मतलब है v²/RG को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ये समझ लेंगे कि v²/RG हैज टू बी डायमेंशनलेस। बट अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए, बेसिक काम कीजिए। v मतलब स्पीड का डायमेंशन लिखिए, स्क्वायर कीजिए, डिस्टेंस का लिखिए, ग्रेविटी का लिखिए, सबको डिवाइड कीजिए। देखिए कि इस केस में आपको M0 L0 T0 मिलने वाला है, बाकी किसी केस में नहीं मिलेगा, इसलिए ये डी आंसर अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा, या डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। ओके, 36 के बारे में बात कर लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट चूज करते हैं। ये बोलता है द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मस्ट बी करेक्ट, नॉट नेसेसरी। अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो एक्चुअली में वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो ना, जो कांस्टेंट्स होते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, डायमेंशन एनालिसिस उसको क्लियर कट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। सो फर्स्ट को हम नॉट कैटेगरी में रखेंगे, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर दूसरा बोलता है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, यस इट मे बी करेक्ट। मे मतलब पॉसिबिलिटी, मस्ट मतलब डेफिनेट, तो मे, यस मे बी करेक्ट। फिर सी बोलता है अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, नो, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तब तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है।
So C will be the wrong. Dimensionally incorrect equation may be incorrect. हाँ, वो इनकरेक्ट है. अगर कोई चीज इनकरेक्ट है तो मे बी इनकरेक्ट. वैसे ये भी गलत कैटेगरी में रखना चाहिए अपने को. तो इसको जो करेक्ट आंसर रखना सिंगल चॉइस है तो अपने को करेक्ट आंसर बी लगाना होगा. आंसर उसमें ए बी डी दिया हुआ है. ए बी डी नहीं हो सकता. डी के बारे में मैं आपको फिर से बोल के बताता हूँ. डी के बारे में अपने को क्या करना होगा. आपको ये समझ में आया. ए सही नहीं हो सकता है. यानी ए इज नॉट अ राइट चॉइस. व्हाई? बिकॉज मस्ट का मतलब कंफर्म, और हम जानते हैं कि वो बहुत सारे केसेस को डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो क्लियर कट नहीं बोलता है. सो ए इज अ रॉन्ग. बी इज अ राइट, क्योंकि वो करेक्ट हो भी सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता है. इसलिए सकता में मतलब पॉसिबिलिटी को हमको यस करना होता है अगर वो फिजिबल है तो. सी इज अ रॉन्ग, क्योंकि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो मस्ट बी इनकरेक्ट. इसने लिखा मे बी करेक्ट. नो, इट मस्ट बी इनकरेक्ट. सो स्टेटमेंट क्या है? अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो मस्ट बी इनकरेक्ट. मस्ट बी इनकरेक्ट. ये हमारा कंक्लूजन निकलेगा. और अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो मे बी करेक्ट कंक्लूजन निकलेगा. तो ट्रीटमेंट लैंग्वेज वाइज कैसा चल रहा है? लैंग्वेज वाइज देखते हैं. सी तो अपना गलत हो गया. डी बोल रहा है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, मे बी इनकरेक्ट. देखो इसने भी पॉसिबिलिटी बताई, मे बी. मे बी का मतलब हुआ कि दूसरा केस भी एग्जिस्ट कर सकता है. दूसरा केस का मतलब डायमेंशनली इनकरेक्ट may also be correct. So इसलिए हम इन चारों ऑप्शंस में केवल और केवल बी ऑप्ट करने वाले हैं. बी. Are you getting my point? तो सिंगल ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. आंसर्स जो दिए गए उसमें हम करेक्शन करा देंगे. आप करेक्शन कर लीजिए मॉड्यूल के आंसर में. इट शुड बी बी अलोन. आपने लिखा इन एडवांस विद मल्टीपल आंसर्स शुड बी अटेम्प्ट बोथ बी एंड डी. नो, वी शुड गो विद लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या बोलती है कि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इसको मस्ट बी इनकरेक्ट. मे और मस्ट में डिफरेंस होता है. मस्ट हम लोग कब लगाते हैं? जब 100% श्योर होते हैं, तब मस्ट लगाते हैं. और मे कब अप्लाई करते हैं? मे तब होते हैं जब आप 100% नहीं है. दैट मीन्स बोथ केसेस आर एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली. जैसे कि बी ऑप्शन में देखिए, बोथ केस आर एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली. डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन हमारा करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है. दैट मीन्स देयर इज अ मे. सो अपने को ओनली बी ऑप्शन के साथ जाना होगा अगर आप इस लैंग्वेज को फॉलो करते हो जो लैंग्वेज उसने दिया गया. 36 के आंसर्स करेक्ट कर लीजिए. उसने ए बी डी दिया है, आपने ऐसा बताया. सो वी विल गो विद बी अलोन, नॉट विद डी. इस लैंग्वेज को आपको दिमाग में रखना है. मस्ट मीन्स कंफर्म. दैट मीन्स नो अदर केस इज एग्जिस्टिंग. मे मीन्स अदर केस इज आल्सो एग्जिस्टिंग. तो अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो किसी भी केसेस में और किसी भी कंडीशन में वो इक्वेशन करेक्ट हो ही नहीं सकता है. इसलिए मे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो 36 के आंसर में करेक्शन था. अगर यहाँ मे बी की जगह मस्ट लिखा होता तो डेफिनेटली हम उसको मार्क करते. गुड. नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन बचा हुआ इस फर्स्ट एक्सरसाइज में? सिंपल था, कर लिया होगा. बहुत सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने को मिले. अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए. कुछ पॉइंट्स हैं. लैंग्वेज कैसे चलती है, लैंग्वेज को कैसे रीड करना होता है, वो भी आप लर्न कर लीजिए. नाउ वी कैन गो फॉर एक्सरसाइज 2. Exercise 2, objective problems, JEE Advanced. Do you have any doubt on these questions? आपके पास डाउट तभी आएंगे जब आपने ट्राई किया होगा. क्वेश्चन नंबर 3 आ रहे हैं. सो 3 है, 7 है, मैं लिख लेता हूँ. 23 है, उससे पहले 18 है. 18, 23,
We are talking about the exercise second problems, advanced level, 31, 33, 15, 18 we have counted, 41, 43, then 44, 46, 47, 56, 28, so 28, 24, question number 8. So broadly these are your doubts. सभी को मिला करके मैंने ये लिस्ट बना दिया है। अब मैं 1 by 1 आगे बढ़ता हूँ। आपके इसके बाद बावजूद भी डाउट आते हैं तो आप मेंशन कराते रहिए। 49 भी है और बाद में उसको काउंट कर लेंगे। So we will start from question number 3. 44 we have counted, 46 we have counted, 55. Okay. So let's start with the question number 3. इसमें कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, इस वजह से आपको इश्यूज बने होंगे, तो वो भी आप लर्न कर लोगे। 53 is also added. थर्ड देखते हैं। यूनिट ऑफ इम्पल्स इज द सेम ऑफ दैट ऑफ। ओके, सो अपने को क्या पता करना था, इम्पल्स क्या होता है। आपने लिखा है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। यस, मैं आज बताने के प्लान में हूँ। अगर ये आपके डाउट्स क्विकली कवर हो जाते हैं तो लास्ट के 5-10 मिनट्स में मैं आपको अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं वो बता दूंगा। अगर आज नहीं हो पाता है सो मे बी इन सम लेक्चर वी विल टॉक अबाउट इट, और किसी क्वेश्चन में उसका यूज आ जाएगा तो उसी टाइम पे डेफिनेटली बता दूंगा। इम्पल्स क्या होते हैं, आप पूछ रहे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, वो भी आगे आने वाला है। अभी हम लोग एरर पढ़ रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम सीखने वाले हैं। एरर्स, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर मेजरमेंट्स। सो दे आर अपकमिंग टॉपिक्स एंड यू नीड टू वेट फॉर दैट। ना इम्पल्स कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कभी नहीं सुना, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, अगर आपने सुना हो, डेफिनेटली सुना होगा। और इसको हम फोर्स इनटू टाइम भी कहते हैं लूज सेंस में। फोर्स इनटू टाइम, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब आप थर्ड क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। फोर्स और टाइम का डायमेंशन आएगा इम्पल्स का, यूनिट भी आप देख सकते हो। फिर आपसे देखना कि किसका इम्पल्स इससे बराबर, किसका यूनिट इसके बराबर आता है। एक टर्म आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस इन शॉर्टकट। सो मोमेंट ऑफ फोर्स कभी आपसे पूछेगा तो दैट इज अ टॉर्क विच इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स ये फोर्स इनटू डिस्टेंस है, फोर्स इनटू टाइम है, तो दोनों के यूनिट बराबर नहीं आएंगे। लीनियर मोमेंटम, यस, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो जो लीनियर मोमेंटम का यूनिट होगा वही होगा, क्योंकि चेंज का कोई यूनिट नहीं होता है। बी आंसर आप मार्क कर ले जाओगे। तो इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम दे हैव द सेम यूनिट, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का चेंज ही इम्पल्स होता है। फिर आपने इससे लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज अलग होता है, देखो चेंज एक अलग स्टोरी है, और रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। वो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी जब हम लोग वेक्टर और कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। सो जब कभी चेंज इन टी लिखा हो, इसका मतलब इसका किसका डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन है, टाइम का यूनिट है। तो रेट ऑफ चेंज लिखा हो तो एक दूसरी कहानी होती है, फोर्स तो नहीं है। बी आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देन यू आर आस्किंग फॉर द यूनिटलेस क्वांटिटी। अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस मतलब जिसका यूनिट ना हो, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, always has a non-zero dimension, always has a non-zero dimension, may have a non-zero dimension, does not exist। तो यूनिटलेस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई एक ऐसा क्वांटिटी जिसका यूनिट ना होता हो।
तो अगर यूनिट नहीं है तो उसके डायमेंशन के बारे में बात करना है। आपको पता है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, एक थीटा था। इसके पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। रिमेंबर दैट, डायमेंशन नहीं होता है। तो ये यूनिट वाला क्वांटिटी है बट डायमेंशन लेस है। ये उसका उल्टा पूछ रहा है कि ऐसा क्वांटिटी जिसका यूनिट ना होता हो उसके डायमेंशन के बारे में बताओ। तो जिसका यूनिट ही नहीं होगा इसका मतलब वो सारी क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट हो जा रही होंगी यूनिट वाइज, तो डायमेंशन के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो डायमेंशन उसका हो नहीं सकता है। तो अगर यूनिट लेस है तो फिर डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन नहीं होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। कहना चाह रहा है कि उसका कभी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं हो सकता है। दैट मीन्स उसका कभी डायमेंशन नहीं हो सकता है। जीरो डायमेंशन मतलब m0 l0 t0, राइट। नॉन जीरो मतलब उनमें कुछ पावर्स आ रही है। तो देखो ये वन वे चलता है, अगर यूनिट है तो डायमेंशन नहीं हो सकता है, चलेगा। लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। आगे चल करके हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, अगर कोई और सिंपल देख सके। एक क्वांटिटी आएगी स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। इसका यूनिट क्या आएगा? तो लेंथ बाय लेंथ का यूनिट आएगा। तो लेंथ और लेंथ का मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो गया। अगर ये यूनिट लेस हो गया, अब इसका आप डायमेंशन निकालो तो डायमेंशन क्या आएगा? ये स्ट्रेन इज गोइंग टू बी इक्वल टू लेंथ का यूनिट डिवाइड बाय लेंथ का डायमेंशन, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। m0 l0 t0 हो जाएगा। तो अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन कभी नहीं आ सकता उसका। दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। इसलिए हम ए पार्ट को मार्क कर देंगे और याद रखेंगे कि अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो सकता है, लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं हो सकता। So that's one way story. ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है स्टेटमेंट बना करके कि अगर डायमेंशन नहीं है तो क्या यूनिट डेफिनेटली नहीं हो सकता है, और अगर यूनिट नहीं है तो क्या डायमेंशन डेफिनेटली नहीं हो सकता है। क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक करेक्ट है, कोई नहीं करेक्ट है, ऐसा बोल सकता है। तो हम जानेंगे कि अगर यूनिट है तो डायमेंशन हो सकता है, सॉरी, अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन नहीं होगा, अगर डायमेंशन लेस है तो यूनिट हो सकता है। ओके, दैट वाज योर 7th। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसको आप अगर नहीं सुन पाए तो फिर से सुन करके अपना स्टेटमेंट कॉपी में लिखने का नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोलता है कि आपने ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं और उनके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, माइंडेड। देन विच ऑफ कैन डिनोट न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो दो फिजिकल क्वांटिटी से हम नया फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर लेते हैं। तो उसके लिए हम दोनों को ऐड करके ड्राइव नहीं कर पाते, क्योंकि ऐड करने में सेम डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नया क्वांटिटी बनता है, तो इसलिए सी को आप मार्क कर दोगे कि डिवाइड करने से और मल्टीप्लाई करने से नया क्वांटिटी अचीव होता है। एक्सपोनेंशियल करने से नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो डायमेंशन लेस होता है, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। साइन वाला भी डायमेंशन लेस हो गया। सो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन विल वर्क। सो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड, नया क्वांटिटी मिल जाता है वेलोसिटी और स्पीड। बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने पिक किया। सो डिस्टेंस और टाइम डिफरेंट क्वांटिटीज हैं और उससे एक नया क्वांटिटी डिराइव किया जा सकता है। मेकिंग सेंस? देन यू आर सेइंग 15th क्वेश्चन नंबर 15। 15 में बोला एक फोर्स को हम इस तरह से देते हैं तो अपने को बताना है कि ए बाई बी और सी बाई डी का डायमेंशन क्या होने वाला है। सो इस तरह के क्वेश्चन काफी पॉपुलर रहते हैं और हम लोग ने जो रूल लर्न किया बस उन्हीं रूल को अप्लाई कर लें। फोर्स का है तो ये पूरा फोर्स का आएगा, ये भी पूरा फोर्स का आएगा। फिर साइन जो है वो डायमेंशन लेस होता है, कॉस डायमेंशन लेस होता है, तो हम ऐसा लिखेंगे ए का जो डायमेंशन है वही बी का डायमेंशन आएगा, वही फोर्स का डायमेंशन आएगा। ठीक है। फिर सी के बारे में क्या ख्याल है? सी और टी डायमेंशन लेस होंगे, तो सी का जो डायमेंशन आएगा वो 1/t आएगा। दैट मीन्स टी इनवर्स।
और डी का डायमेंशन आएगा 1/x आएगा, दैट मीन्स एल इनवर्स। ये कहाँ से पता चल रहा है? साइन के अंदर या कॉस के अंदर जो भी होता है वो सब डायमेंशन लेस होता है, तो उनके प्रोडक्ट को डायमेंशन लेस क्लेम करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया ए बाई बी का बताइए, सो ए बाई बी तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। यू सी ए बाई बी दोनों फोर्स के तो डायमेंशन लेस हो जाएंगे, तो पहला जो हमारा आंसर आना चाहिए वो m0 l0 t0 आना चाहिए। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, सी आंसर बन जा रहा है। दूसरा सी बाई डी निकालोगे, तो जब सी बाई डी निकालोगे तो एल ऊपर हो जाएगा, टी नीचे हो जाएगा, तो एल टी रेस्ट पावर -1 आ जाएगा। बता दोगे? क्वेश्चन नंबर 16 उसके बाद आप पूछ रहे हो ये पीवी इक्वल टू, ये जो वेंडर वाली क्वेश्चन इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी 1 मोल गैस के लिए। इसमें आपसे पूछ सकता है ए और बी और आर के बारे में, हमने तीनों कैलकुलेट किए हुए क्लासरूम में, तो आप क्लासरूम का वीडियो देखिए, हमने ए का भी निकाला है, बी का भी निकाला है, आर का भी निकाला है। ये इन्हीं में से कोई एक पूछ रहा होगा। ये क्या पूछ रहा है? द डायमेंशंस ऑफ ए आर द सेम एज ऑफ। अच्छा, ए का किसके सेम के बराबर होगा? तो आप देखोगे कि आप जानते हो, व्हाट यू नो इज दिस, कि ए अपॉन बी स्क्वायर, दो नंबर अगर ऐड ऑफ हो रहे होते हैं तो दोनों की वैल्यूज, दोनों के डायमेंशन बराबर होते हैं, तो p का जो डायमेंशन आएगा p अपॉन वी स्क्वायर आएगा। सो फ्रॉम हियर यू विल से कि a का जो डायमेंशनल आएगा वो p v स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसा एक ऑप्शन देगा, बहुत अच्छी बात है, कुछ और देगा तो हम देख लेंगे। p v स्क्वायर होना चाहिए, p v स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? सेकेंड ऑप्शन जा रहा है, बी ऑप्शन जा रहा है, उसको मार्क कर देंगे। आपने कुछ लिखा हुआ है मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स, इसने नंबर ऑफ मोल 1 बोला है, तो 1 मोल के लिए, और जनरली फ्रॉम मोल को दिखाते भी नहीं है, मोल्स अपना चल जाते हैं। कभी कभी हम लिखते भी उसको, और अगर वो नहीं भी लिखते तो चलता है। वैसे यहाँ पर 1 मोल यहाँ पे लगाया गया है, तो ये 1 मोल के लिए यूज किया गया है, तो इसका जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन के बराबर आप क्लेम करोगे और आंसर हो जाएगा। आर इज अ गैस कांस्टेंट, यस यू नो दैट। देखो इस क्वेश्चन में उसने सब कुछ लिख दिया होगा, P इज अ प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम, T इज अ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल पर, R is a molar gas constant, AB are AB are called van der Waals constant। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है, अब इजीली उसको बी ऑप्शन तक ले तो। आफ्टर क्वेश्चन 16 and we have 18, so let's go for 18th क्वेश्चन। इसी को आगे बढ़ा है, इसने बी का डायमेंशन पूछा है, तो हम लोगों ने बी का भी सॉल्व किया है, मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बी का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वॉल्यूम के बराबर आएगा, यू नो दैट, क्योंकि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में बराबर डायमेंशन लेके चलता है। 18 दिस डायमेंशंस ऑफ एनआरटी आर सेम ऑफ दोस, हमने आपको एनआरटी का भी बताया था। एनआरटी जो होता है वो पीवी के बराबर आएगा, और मैंने उस समय बता दिया था ये वर्क एनर्जी के बराबर होता है, इसको आप एनर्जी बोल सकते हो, वर्क बोल सकते हो, उसके बराबर आएगा। तो 18th का आंसर क्या बन जाएगा अपना? एनर्जी के बराबर बन जाएगा। एनआरटी इज इक्वल टू पीवी, पीवी इज एनर्जी। 80 का ए आंसर बन जाएगा। ये क्लासरूम में हम लोगों ने बात की थी, वही क्लासरूम में जिस समय ये क्वेश्चन पिक किया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला, तो ये डिस्कशन हुआ था। अब उसको रिवॉच कर लीजिए, उसको मैंने कैलकुलेट भी किया है, आर का भी कैलकुलेट किया, पीवी के बारे में भी वहां पर इंफॉर्मेशन दे दिया था। Next, then you are asking is 23, 24 both. So let's go for 23, question number 23. हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पॉपुलर होते हैं। ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन पिक किया था वेव इक्वेशन को लेकर के। वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो ऐसे दिया जाता है। एनीवे, अभी तो आपको इससे समझना है कि y क्या है, y डिस्प्लेसमेंट होगा, x डिस्प्लेसमेंट एट टाइम है, a एम्पलीट्यूड निकलता है, वो आप सब जानते। इसने पूछा है द डायमेंशंस ऑफ बी आर सेम, बी की डायमेंशन किसके बराबर आएगी? तो आप बोलोगे जो बीटी है दैट बीटी शुड बी डायमेंशनलेस, तो बी का डायमेंशन 1/t का डायमेंशन आना चाहिए, सो 1/t का डायमेंशन आएगा, और 1/टाइम दैट्स फ्रीक्वेंसी। सो अगर फ्रीक्वेंसी बोलता है तो उसी को हम मार्क कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये जो टर्म्स है, अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो आप वेब चैप्टर में लर्न कर लेंगे।
कभी ना कभी 9-10 में कुछ तो पढ़ा ही होगा कि वेव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन, एम्पलीट्यूड मतलब वाई का डायमेंशन, वेवलेंथ मतलब मीटर, लेंथ का डायमेंशन, और फ्रीक्वेंसी वेव फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, तो ये फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद आप 24th के बारे में जानना चाहते हो। ट्वेंटी फोर्थ बोलता है इसी वाले एक्सप्रेशन में बी बाई सी किसके डायमेंशन लगाएगा, तो बी का डायमेंशन आपने निकाल लिया, आप सी का निकालो। सी का 1/लेंथ आएगा। बी बाई सी करना है तो बी बाई सी विल बिकम 1/टाइम 1/लेंथ, तो ये लेंथ बाई टाइम हो जाएगा। लेंथ बाई टाइम, व्हाट इज लेंथ बाई टाइम? दैट्स वेलोसिटी और स्पीड, समथिंग लाइक दैट। सो वेव वेलोसिटी सो 24th का आंसर क्या बन जाएगा? 24th का आंसर आपको ए मिल जाएगा। तो आप देखो ना कि आपको वेव पता है नहीं पता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप सिर्फ डायमेंशन यूज कर रहे हो, बीटी डायमेंशन लेस है, सीएक्स डायमेंशन लेस है, ए का डायमेंशन वही होगा जो वाई का डायमेंशन होगा। तो एम्पलीट्यूड का जो डायमेंशन आएगा दैट विल बी सेम एज ऑफ वाई, क्योंकि साइन डायमेंशन लेस होता है। अगर वाई को डिस्प्लेसमेंट बोलता है, इसने डिस्प्लेसमेंट बोला है वाई को, तो वाई डिस्प्लेसमेंट है तो ए भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स लेंथ हो जाएगा। So that was your 24th. Then after in the sequence you are asking as 28 and 31. So लो 28 पे चलते हैं। 28. Which of the following can be a set of fundamental quantities? अच्छा ये कैसे पता चले? ये एक डिफरेंट टाइप इक्वेशन है कि किसको हम सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एज्यूम कर सकते हैं। आपको पता होगा जो 7 हम लोग एज्यूम करते हैं ना, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, सभी लोगों ने ये मान रखा है और इसी को हम मान के चलते हैं। लेकिन हम चाहें तो किसी और को सेट ले सकते हैं। सो उनको लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि ऐसा सेट अपने को चाहिए जो आपस में शेयर ना करता हो। जैसे हम लोग मास और लेंथ में कोई शेयरिंग नहीं होती है, लेंथ और टाइम में कोई शेयरिंग नहीं होती है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होने चाहिए। ये अपना एक मेन पॉइंट रहता है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। सो चेक कर लेते हैं। जैसे लेंथ है, वेलोसिटी और टाइम है, डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड, पीछे वाले केस में मैंने आपको बताया था डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो एम्पलीट्यूड का डायमेंशन ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। तो ए फॉर एम, क्योंकि साइन का डायमेंशन कितना होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन आप लगाओगे तो वहां से पता चल जाएगा। तो ए का डायमेंशन, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन वाई के बराबर होता है। तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा वाई के बारे में क्या बोला इसने। तो इसने बोला व्हेन अ वेव ट्रेवल्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। तो ये जो इक्वेशन आपको दे रहा है वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, यानी वाई एक डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हमारा वाई डिस्प्लेसमेंट है तो यानी वो लेंथ है, तो ए का डायमेंशन भी लेंथ हो जाएगा। यस, लेंथ हो जाएगा। कई बार आगे चल करके देखोगे वाई को हम डिस्प्लेसमेंट ना बोल करके कुछ और बोल सकते हैं, तो जो भी वो बोलेंगे वही हमारा एम्पलीट्यूड का डायमेंशन रहेगा। जनरली वाई डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपसे एम्पलीट्यूड के बारे में पूछेगा तो लेंथ बोल दोगे। 28 में बता रहा था, एक अच्छा सवाल है। अब देखो ये तीनों क्वांटिटीज, इनको तीनों का आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दैट मीन्स इन तीनों का आपस में कोई फॉर्मूला नहीं बैठना चाहिए। सो आप देखोगे अगर आपको वेलोसिटी डिफाइन करनी है ना, तो आप लेंथ को यूज करते हो, टाइम को यूज करते हो। तो लेंथ और टाइम से हम वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं। सिंस तक हम लेंथ और टाइम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो फिर ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं हुए। अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो फिर ये फंडामेंटल सेट हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने लेंथ और टाइम को फंडामेंटल लिया तो वेलोसिटी डिराइव्ड हो जाएगी, यू नो दैट। so that cannot be the case. Similarly, momentum, mass and velocity, आप जानते हो कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी।
तो अगर आपने मास और वेलोसिटी को फंडामेंटल ले लिया तो मोमेंटम डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगा। तो फिर ये तीनों फंडामेंटल का सेट नहीं बन सकते हैं। फिर फोर्स, मास एंड वेलोसिटी, क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें फोर्स, मास, वेलोसिटी आपस में एक फॉर्मूला बनाते हो? नहीं पता होगा। फोर्स, मास, एक्सेलरेशन फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन फोर्स, मास, वेलोसिटी फॉर्मूला नहीं बनाते हैं। इसका मतलब है दे ऑल द थ्री आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट। तो इस सेट को आप ले सकते हो। हाँ, फोर्स मास पे डिपेंड करता है, आई एग्री, लेकिन तीनों में आपस में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हम ऐसी क्वांटिटीज ले सकते हैं जिसके अंदर मास आता हो, ठीक है, वो हम लोग जानते हैं कि मास आता है, तो लेकिन तीनों का एक फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें खुद से एक डेरिवेटिव क्वांटिटी नहीं बननी चाहिए। और इसके बाद आप देखो मोमेंटम टाइम फ्रीक्वेंसी। मोमेंटम टाइम फ्रीक्वेंसी में क्या इश्यू बन गया? टाइम और फ्रीक्वेंसी में हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 1/टाइम होती है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम रिपीट हो गया। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम दे हैव रिपीटेड, राइट? सो या तो आप फ्रीक्वेंसी लो या फिर आप टाइम लो, दोनों एक साथ रख रहे हो तो एक फंडामेंटल आएगा, एक डिराइव्ड हो जाएगा। सो जो आपको सेट दिया गया उस पे कोई डिराइव नहीं बनना चाहिए उन्हीं क्वांटिटीज को लेकर के। तीनों अगर अलग अलग दिखते हैं तो उनको हम सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ले सकते हैं, फिर उनसे हम बाकी सबको ड्राइव कर सकते हैं। माय पॉइंट। तो करेक्ट आंसर किसको मार्क करेंगे? करेक्ट आंसर मार्क करेंगे सी ऑप्शन को। आंसर की में बी दिया है 28 का, एक बार चेक कर लीजिए, अगर बी दिया है तो फिर हम उसको चेंज करेंगे, सी करेंगे। बी कैन नॉट बी द आंसर। बी में मोमेंटम ड्राइव बन जाएगा मास और वेलोसिटी को लेंगे तो। सो अगर आपको बी ऑप्शन दिया गया करेक्ट 28 का, सो प्लीज चेंज टू सी ऑप्शन। सर सी ही दिया है। सी दिया है, हाँ, आंसर आप करेक्टली चेक कर लीजिए। अगर सी दिया है जैसा आप बोल रहे हो सी दिया है तो फिर वो सी परफेक्टली करेक्ट है। अब लॉजिक समझिए, जो भी क्वांटिटीज दी हो वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, मींस उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं चल रहा हो, दैट मींस आपस में वो एक फंडामेंटल और दूसरा ड्राइव ना बन रहा हो, उस सेट को हम ले सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, आप ऐसे देखो कि फंडामेंटल सेट हम कौन सा ले सकते हैं? हमारे पास इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिनको हम फंडामेंटल ले सकते हैं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, हम देखेंगे कौन सा हमारा सेट प्रॉपर नहीं है, कौन सा फंडामेंटल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो जो क्वांटिटीज है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स जो भी हम क्वांटिटीज का सेट ले रहे हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए। लेंथ, वेलोसिटी और टाइम में वेलोसिटी लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर गया, मतलब अगर हमने लेंथ को फंडामेंटल लिया, टाइम को फंडामेंटल लिया, तो वेलोसिटी को फंडामेंटल नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो डिराइव्ड हो गया। सिमिलरली अगर हमने मास को वेलोसिटी को फंडामेंटल लिया तो मोमेंटम को फंडामेंटल नहीं ले सकते हैं बिकॉज वो डिराइव्ड हो गया। मास और वेलोसिटी को अगर हम फंडामेंटल लेते हैं तो फोर्स को भी फंडामेंटल ले सकते हैं क्योंकि फोर्स मास और वेलोसिटी पे फॉर्मूले से नहीं आता है। सो यहाँ पर थ्री डोंट हैव एनी फॉर्मूला विद इन देम। लास्ट में क्या हुआ? मोमेंटम टाइम को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को इन्वॉल्व किया तो फ्रीक्वेंसी और टाइम आपस में रिलेशन रखते हैं। सो उनमें से एक डिराइव्ड हो जाएगी, एक फंडामेंटल कह सकते हो आप। तो अपार्ट फ्रॉम सी बाकी तीनों केस में कोई ना कोई ड्राइव बन जा रही है। तो अगर ड्राइव बन जा रहा है इसका मतलब है कि फिर वो फंडामेंटल नहीं माना जा सकता है। तो व्हाई नॉट डी? बिकॉज ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो अगर हमारा टाइम फंडामेंटल है तो फ्रीक्वेंसी डिराइव्ड हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है तो टाइम डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? Isn't it force depend on mass? Yes, force depends on mass, force depends on length, velocity depends on length. Yes, they do depend. But आपसे पूछा गया कि कौन सा सेट को हम फंडामेंटल ले सकते हैं,
तो अगर हमको फंडामेंटल ले रहे हैं तो तीनों आपस में किसी फॉर्मूले से नहीं रिलेट होना चाहिए। सपोज करो वेलोसिटी की जगह एक्सीलरेशन लिखा होता, तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता F इक्वल टू एम इंटू ए। तो मास अगर फंडामेंटल लिया, एक्सीलरेशन एज ए फंडामेंटल लिया, तो फोर्स हमारा डिराइव्ड बन जाएगा। तो एक्सीलरेशन के केस में आप उसको फंडामेंटल नहीं कह सकते पूरे सेट को। क्या होगा, मैं समझ आप ऐसे समझिए कि सिंस हमने मैं आपको बताता कि लेंथ ले लिया है, मास ले लिया है, टाइम ले लिया है, ये फंडामेंटल है, ये अपना, इसीलिए इनको एक्सेप्ट किया गया फंडामेंटल, राइट। अब आप कोई भी क्वांटिटी पकड़ोगे तो वो कभी ना कभी इन लोगों को तो यूज करेगा ही करेगा, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा ही आएगा। जैसे हमने फोर्स लिया और हमने लेट से मास लिया, तो फोर्स भी मास से मिलकर के बनता है, क्योंकि फंडामेंटल एक्चुअली तो ये है ना हमारे पास। बट क्या होना चाहिए कि उनमें जो रिलेशंस होने चाहिए, दे विद इन देमसेल्व्स शुड नॉट बिकम अ डिराइव्ड। उनमें से आपस में भी कोई क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं बननी चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट। ओके, आपको समझ में आ गया? तो पर्पस हमारा फुलफिल हो रहा है। 28 के बाद हम लोग आगे चलते हैं, 31 पे आते हैं। आई डोंट नो, 24 मैंने आपको बता दिया, प्रोबेबली बता दिया होगा। मिस हो जाए तो याद दिला देना। 31 33 क्विकली, क्योंकि टाइम अपना चाह रहे। 31 इसने बोला है कि इन अ बुक आंसर इज फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा दिया गया था, एम रिप्रेजेंट मास और ए एक्सेलरेशन, एल लेंथ, जो आप जानते हो। बी का यूनिट बताना है। सो आप देखोगे कि अपने को बी का यूनिट बताना है और ये 1 लिखा हुआ है। अब देखो कैसे आगे प्रोसीड करोगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ है, तो ये जो 1 है और ये जो समथिंग है, उन दोनों को सेम डायमेंशन का होना चाहिए। 1 न्यूमेरिकल नंबर है, तो न्यूमेरिकल डिजिट्स जो होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। जैसे 2 भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे के एल डिवाइड बाई एम, ए का जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशनलेस आएगा। दैट मीन्स M0 L0 T0, क्योंकि ये 1 के साथ ऐड अप हुआ है। हम जानते हैं जब कभी प्लस आता है तो सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे होते हैं। जैसे आपने यहाँ से यूज किया तो आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से ए और के बारे में पता चल जाएगा। ए फॉर एक्सीलरेशन है, बेसिकली यहाँ से आपको के का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये तो डायमेंशनलेस था, जो ये नंबर है वो बी के बराबर आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बी मस्ट बी इक्वल टू दैट इज ऑफ एम ए बाई के। हो गया, यहाँ से आप निकाल लीजिए। यहाँ से आप अगर एम ए बाई के निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि एम ए बाई के का जो डायमेंशन है वो एल के डायमेंशन के बराबर हो गया। तो बी का जो डायमेंशन है वो एल के डायमेंशन के बराबर हो गया, उसको हम मार्क कर सकते हैं। डायरेक्टली निकाल लिया, अब सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। सो अगर दो नंबर्स ऐड अप हो रहे हैं या दो क्वांटिटीज ऐड अप हो रहे होते हैं तो दोनों के डायमेंशंस बराबर होते हैं। फिर ये पूरा 1 का डायमेंशन है, इसलिए इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, अपना आंसर आ जाता है। So that was 33. Sorry, 31. Now we come to 33. ये क्लियर हुआ 31? एडिशन में सेम फिजिकल क्वांटिटीज आने चाहिए, सेम डायमेंशंस आने चाहिए, फिर लेफ्ट साइड का राइट साइड के बराबर होना चाहिए डायमेंशन, बस उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट से लिखा था, इसका डायमेंशन 0 है, यानी डायमेंशनलेस है। तो 1 का भी 0 है और इसका भी 0 है। दैट वाज द क्रक्स पॉइंट। 33 में अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है और प्रोबेबली किसी एग्जाम में दिखा है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सा एग्जाम था, बट आया हुआ है। सो इसने बोला E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, J फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का हम लोगों ने बात कर रखा है, नहीं जानते हो तो आप याद रख लो कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम इनटू mvr जैसा कुछ याद रख सकते हो, मास, वेलोसिटी, रेडियस और लेंथ। सो वहां से एंगुलर मोमेंटम आप पकड़ लीजिए, ग्रेविटेशन कांस्टेंट आप जानते हो, F से पकड़ लीजिए, सबको रख करके देखिए, एक लेंथी चीज आएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा M0 L0 T0, क्योंकि ये कई बार सॉल्व किया तो मेरे को आइडिया आ रहा है, ये मिल जाएगा। अब इसको चेक कर लीजिए, प्रूफ कर लीजिए कि क्या ये आता है, बिल्कुल आएगा। E की वैल्यू एनर्जी को लिखिए, J का स्क्वायर कीजिए, M की रेज़ पावर 5 कीजिए, G का स्क्वायर कीजिए, ये मिलेगा। दैट यू कैन डू एट होम। वंस यू गेट दिस,
देन वी नीड टू आंसर वी हैव 4 ऑप्शंस राइट। लेंथ, क्या ये लेंथ से मैच कर रहा है? नो। क्या ये मास से मैच कर रहा है? नो। क्या ये टाइम से मैच कर रहा है? सो इट इज नॉट मैचिंग टू एनीथिंग। वी नो कि ये डायमेंशन लेस होता है, ये भी डायमेंशन लेस आया, तो ये से मैच कर जाएगा। डन। B will become the correct answer. So 33 was a good question and we covered it. Angle will be the right answer. Good. इसके बाद जो आप जानना चाह रहे हो that is 41, 43, 40 में 41 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41. The unit of length, velocity and force are doubled. तो इनकी यूनिट को आप डबल कर दे रहे हो, ठीक है। Which following is the correct change in the other unit? So बाकी यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा वो अपने को पता करना है। So अगेन वो आप यूनिट वाला रूल लगाइए और यूनिट वाले रूल को आप कैरी कीजिए। So टाइम के बारे में, मास के बारे में, मोमेंटम के बारे में, एनर्जी के बारे में पूछा गया है। So आपने लेंथ को डबल किया है, वेलोसिटी को भी डबल किया है, लेंथ, वेलोसिटी और फोर्स इनको डबल किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो लेंथ हमारा डबल हो गया, वेलोसिटी भी डबल हो। अच्छा, लेंथ डबल हुआ, वेलोसिटी डबल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम में आपने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि वेलोसिटी होता है लेंथ बाई टाइम। लेंथ डबल, वेलोसिटी डबल, दैट मींस टाइम में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बोला टाइम डबल हो जाएगा, नो। मास डबल हो जाएगा। अब आप देखो कि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम का फिर से एक टाइम, मतलब एक्सेलरेशन बाई टाइम भी बोल सकते हो। अब आप देखो टाइम में कोई चेंज नहीं आया है, फोर्स आपने डबल किया है, वेलोसिटी डबल हो रहा है, इसका मतलब मास इंडिपेंडेंट रहा होगा, मास में भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। कैन यू कैच दिस थिंग? सो मास के बारे में बात कर लिया हमने, टाइम के बारे में बात कर लिया, मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। मास में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी डबल हुई है, तो मोमेंटम डबल हुआ होगा, तो मोमेंटम को डबल करा देंगे। सो मोमेंटम हैज गॉट डबल्ड। सिमिलरली आप एनर्जी के बारे में चेक कीजिए, लिखेंगे एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इस तरह से एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी वर्क डायमेंशनली, ये हम लोग डायमेंशनली लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं एग्जैक्ट। सो फोर्स डबल हुआ है, डिस्टेंस डबल हुआ है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो एनर्जी शुड हैव बीन 4 टाइम्स। आंसर कर लोगे। 42 unit of force and that of length are doubled, unit of energy will become। अभी हम लोगों ने ये 4th ऑप्शन जो चेक किया है वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, तो 4 टाइम आप मार्क कर दोगे। सो 42 भी आपका 41 से हो जा रहा है। फिर 43, 44, 43, 44 पर भी आ जाते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन आप कैच कर सकते हो, द लैंग्वेज आई टोल्ड यू, कि मास को डबल करते हो और लेंथ को डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उन सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हो। मास को आपने डबल किया है, लेंथ को डबल कर दिया है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो अगर उसने टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम टाइम को बोलेंगे कि टाइम हमारा चेंज नहीं हुआ होगा, as simple as that। सो काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है? मास आता है, वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, डन। मास डबल्ड है, वेलोसिटी डबल्ड है, तो 4 into 2 8 टाइम्स हो जाएगा। सो यू जस्ट ट्राई टू फॉर्म द फॉर्मूला, देन चेक कि क्या चल रहा है, देन यू कैन रिलेट इट। इसके बाद में 44 के बाद में आप ये 43 था, 43 के बाद में आपने 45 पूछा है। अब मैथमेटिक्स आ रहा है, इसके बाद जो आ रहा है वो मैथमेटिक्स आ रहा है। अब डायमेंशंस कंप्लीट हो गए। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपने जो पूछा है 44 है, 46 है, ये सारे मैथ्स वाले पार्ट हैं। तो वो क्यों नहीं है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको कुछ अप्रोक्सीमेशंस, एंगल्स, वो सारा कुछ बताना पड़ेगा। इतना जरूर कह सकते हैं डायमेंशंस वाले पॉइंट आपको पता चल गए। जैसे 44 में बाइनोमियल पूछ रहा है, तो ये बाइनोमियल आपको मैथ्स में बताया जाएगा, अभी अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सो वी कैन हैव अ होल्ड ऑन दैट। सिमिलरली इसके बारे में
मैथमेटिकल जो अप्रोक्सीमेशंस हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप 5 मिनट हम स्पेयर कर सके तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बता देंगे। सो इट्स अप टू यू। इनफैक्ट हम लोग एक सेशन रखेंगे मैथमेटिक्स का, उस पर हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फॉर दोस्त जो इसको लगाते हैं, जिन्होंने सॉल्व किया। देखो क्या होता है ना, अपने पास tan थीटा की जो वैल्यू, sin थीटा की जो वैल्यू और थीटा की वैल्यू होती है, ये आपस में बराबर होती है। और किसके बराबर होती है? थीटा के बराबर होती है। कब? जब थीटा स्मॉल होता है, इफ थीटा इज स्मॉल। इसमें थीटा को किस में लिखना होगा? रेडियंस में लिखना होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है, तो हम इसको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? tan 1.8 डिग्री में है, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अच्छा, tan ये जो थीटा होगा वो थीटा के बराबर आ जाएगा, तो रेडियंस में इसको कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है या 180 डिग्री होता है, ऐसा लिखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। सो 1.8 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? तो पाई अपॉन 180 इंटू 1.8, सो दैट विल बिकम बेसिकली पाई बाई 100। सो थीटा अपने को पाई बाई 100 मिला हुआ है, तो ये बेसिकली इज इक्वल टू 10 पाई बाई 100। पाई बाई 100 की वैल्यू बहुत छोटी होती है, यू कैन थिंक ऑफ। तो इससे अपने को अप्रोक्सीमेशन क्या मिल जाएगा? पाई बाई 100 इज इक्वल टू h बाई 1। तो h की वैल्यू आपसे पूछा गया होगा, तो पाई बाई 100 आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है, 100 आप जानते हो, डिवाइड कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये रिलेशन है, इतना। जब कभी थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होती है। थीटा मस्ट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है, इसको यूज करते हैं। कॉपी कर लीजिए, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर मिल जाएगा। फ्रॉम विच एंगल टूवर्ड्स डू वी कंसीडर दैट टू बी स्मॉल? ये बहुत वे पॉइंट है कि किसको स्मॉल समझते हैं। आप देखो, स्मॉल का मतलब होता है वो रिलेटिव होता है, हम आगे बात करेंगे। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्युटली, नथिंग इज एब्सोल्युटली स्मॉल, नथिंग इज एब्सोल्युटली लार्ज, सब रिलेटिव होता है। जैसे 1 मीटर के कंपैरिजन में 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, लेकिन 1 पिकोमीटर के कंपैरिजन में 1 नैनोमीटर बड़ा भी होता है। सो वो रिलेटिव होता है। आपको कैसे समझना है? रफली 1 से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये पाई बाई 100 है, तो ये एंगल बना हमारा, थीटा जा रहा है पाई बाई 100। 1 के रिस्पेक्ट में, सिंपल नंबर के रिस्पेक्ट में आप वॉच कर सकते हो। पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाई 100, यानी थीटा कितना आ रहा है? 0.0314 आ रहा है, बहुत छोटा एंगल है। सो जब कभी आपको एंगल ऐसे डिग्रीज में दिया जाएगा तो 1.8 डिग्री बहुत छोटा होता है। 10 डिग्री होगा तब भी आप लगा सकते हो। 20-30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री के आसपास जाएगा तो फिर लगाना वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हो 10-30 डिग्री की वैल्यू sin 30 डिग्री की वैल्यू से अलग होती है। सो रफली वो एंगल देख करके आपको पता चल जाएगा कितना है। आप ऐसा बोल सकते हो 10 डिग्री के आसपास तक है, लगा सकते हो। थोड़ा और भी आगे तो लगा सकते हो। जितना कम एंगल होगा उतना एक्यूरेट आंसर आएगा, जितना बड़ा एंगल होगा उतना एक्यूरेसी से दूर चला जाएगा। सो अगर हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते, स्मॉलर लग रहा है, तो हम लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? इस तरह से और भी अप्रोक्सीमेशंस चलते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मे बी सम अदर लेक्चर, उस लेक्चर को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद आपके और भी क्वेश्चंस थे, वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। हालांकि कुछ अभी ये भी दिख रहे हैं, तो टाइम नहीं है, तो बाकी जनता जा भी चुकी है, तो अभी करने का कोई मतलब नहीं है। इसको आप एक बार रीट्राई कर लीजिए। एक ये भी अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है ये, इसको हम लोग कई जगह यूज करने वाले हैं। 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन को हम लोग 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं, जहाँ पर एक्स बहुत छोटा होता है। इसको भी हम वैलिडेट करेंगे बाद में। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ बिफोर वी वाइंड इट ऑफ। ये जो आपको दिया गया है मॉड्यूल, उसके लास्ट पे जाएंगे, सबसे लास्ट पे, और उस पर एक हेडिंग कहीं लिखा होगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। लेट मी आइडेंटिफाई अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये for those who have solved this seriously, followed the lectures, और for those में सभी लोग आने चाहिए। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ
किया अभी, इस पे यूनिट एंड डायमेंशंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, वो यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइए और देखिए आप किस लेवल तक जा सकते हैं बाय द नॉलेज जितना हम लोगों ने गेन किया है। अगेन वो चीज आपको दिमाग में रखनी है, कुछ क्वांटिटीज है जो आपको नहीं बताई गई है, अगर वो आपसे नहीं हो पाया है इट्स ओके, बट जो जिन क्वांटिटीज के बारे में आप जान रहे हो तो क्या आप आंसर निकाल सकते हो। आप देखोगे ऑलमोस्ट एवरी ईयर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस। 2019 में आया था, एग्जैक्टली वही है जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने बात की है, उसको रिलेट कर सकते हो। 19 में फिर से आया इस तरह से इक्वेशंस बनाते हुए जो कि आपने पहले सॉल्व कर रखा होगा। 19 में फिर से आया ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करते हुए। इन क्वांटिटीज के बारे में आपने कुछ रफली सुन रखा है, बाकी वो लिस्ट में फार्मूलाज दिए गए हैं। ये फिर से आया 19 में। अब आप किसी भी ईयर को उठा करके देखेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी 19 में आया, यानी 19 में यू कैन थिंक ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव कम। ये भी क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का जो आप निकाल सकते हो, ये भी 19 का क्वेश्चन है जो यूनिट एंड डायमेंशन का आप निकाल सकते हो। ये भी 19 का क्वेश्चन है जो यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हो, डायमेंशन यूनिट का कन्वर्जन बता रहा है। This is also from the same year and from unit and dimension. So you can think of almost one question we are guaranteeing कि आपको एग्जाम में मिलेगा, +4 मार्क्स आपके रेडी हो जा रहे हैं एक चैप्टर पढ़ने से। जेई मेन की बात कर रहा हूँ मैं। एडवांस में भी सिमिलर टाइप का स्टोरी मिलेगा आपको। 2013 का है, अब से एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ लिया गया। 2005 में भी आया ये क्वेश्चन, हम लोगों ने ये क्वेश्चन था, ये भी हम लोगों ने कर रखा है। फिर आप देखोगे कि एडवांस में ये सब एडवांस का है, मैच मैट्रिक्स, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी मैच करने को बोला गया। इनको आप ट्राई कीजिए और अब देखोगे कि मोर देन वन करेक्ट, ये एडवांस 16 में आया, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये सब एडवांस के क्वेश्चंस हैं। एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जिसके लिए मैं आपको बोल देता हूँ, ये भी 2015 का एडवांस का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो। ये 14 का आया था इंटीजर टाइप पर, ये भी आप ट्राई कर लीजिए, पैराग्राफ बेस पर आते हैं। सो अब आपको जो हायर लेवल पे, फाइनल लेवल पे काम करना है, वो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू। आप देखो कि ये PV इक्वल टू NRT वाला भी आया हुआ है, ये हम लोगों ने कर रखा है। सो इनको आप सॉल्व कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आप कितने कम टाइम में एग्जाम के जेई मेन और एडवांस जैसे क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो गए हो। सो दिस विल गिव यू पुश टू गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर एंड मेजरमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। जो आपको बताया गया था उस एरर को आगे बढ़ाएंगे। अभी एब्सोल्यूट एरर के बारे में लर्न किया है, रिलेटिव और परसेंटेज और सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सब पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आपका टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। सो ये एडवांस के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर कीजिए। डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। Anything else if you want to ask quickly you can ask, otherwise we are going to wind it up.